नमस्कार भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं मनीष छपराना आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल रोजगार कोचिंग मेरठ में स्वागत करता हूं। हम गणित में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे थे। अभी हम एचसीएफ के बारे में पढ़ रहे हैं। 2 क्लास में ले चुका हूं, तो आज क्लास 3 है, तो एचसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। चलिए, 3 संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में है, उनका मैस है 10 है, तो सबसे छोटी संख्या बताओ। देखिए, एक छोटी सी बात आप समझिए। जैसे एक संख्या 77 है, ठीक है, एक संख्या ये 77 है और एक संख्या है 99। एक संख्या 77 है और एक संख्या है 99। अब हमें यह देखना है कि 77 और 99 का एचसीएफ क्या होगा। 77 और 99 का एचसीएफ क्या होगा। तो मैं कह सकता हूं कि भाई दोनों का कॉमन क्या है, 11, ठीक है। अगर मैं इसमें से 11 बाहर निकाल दूं तो बोल सकते हैं कि भाई 11 सत्ते 77 और 11 निम्मे 99। यानी कि किन्हीं दो नंबर्स में से अगर हम मैसे को बाहर निकाल देते हैं तो वो संख्याएं अनुपात में पहुंच जाती हैं। अब 77 और 99 में से जो मैसे था, मैसे कितना था, 11, ठीक है। तो 11 को मैंने कॉमन निकाल दिया, तो 11 सत्ते 77, 11 निम्मे 99। अब फिर से देखिए, अगर हमें वापस संख्याएं चाहिए तो 11 सत्ते 77 और 11 निम्मे 99, ठीक है। एक बार फिर से समझिए, मेरे कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ये 2 नंबर लिखता हूं मैं। एक नंबर 125 है और दूसरा नंबर है, बोल सकते हैं 175, ठीक है। दोनों का मैसे, अगर मैसे मैं लूं तो दोनों का मैसे मुझे दिख रहा है कितना है, 25 है। तो 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175, ठीक है। तो मैं आपको इस बात पे लाना चाह रहा हूं कि अगर मैं से 25 को इन दोनों से मैं कॉमन निकाल दूं तो दोनों संख्याएं अनुपात में चली जाएंगी, ठीक है। भाई इससे कम थोड़ी हम ले जा सकते हैं। 5 भी एक अभाज्य संख्या, 7 भी एक अभाज्य संख्या है। यानी कि अगर मैसे को हम किसी संख्या से बाहर निकालते हैं तो वो संख्या अनुपात में चली जाती है, जिससे हम इससे कम इसको हम ले जा नहीं सकते, ठीक है। 5 और 7 से हम इसको छोटा नहीं कर सकते। चलिए, अब देखो, अगर हमें दोबारा संख्या चाहिए तो 25 पंजे 125 और 25 सत्ते 175, ठीक है जी। चलिए, तो अब इन क्वेश्चनों को देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये बात मैंने बता दी आपको, परंतु मुझे लग रहा है कि भाई ये बात आपको पहले ही पता होगी, क्योंकि इतना तो शायद सभी जानते हैं गणित में। देखिए, तो 3 संख्याएं 3, 5, 7 के अनुपात में है, उनका मैसे 10 है, तो सबसे छोटी संख्या बताएं। तो मैं कह सकता हूं कि 10 तिये 30, एक संख्या 30 है, 10 पंजे 50, दूसरी संख्या 50 है और 10 सत्ते 70, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है जी, 30 है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 30, ठीक है। आगे चलते हैं। 3 संख्याएं 4, 9, 11 के अनुपात में है, उनका मैसे 3 है, तो सबसे बड़ी संख्या बताओ। अब मैसे 3 है जी, तो 3 चौके 12, 3 निम 27 और 3 की 11 में गुणा करोगे तो 33। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जी, 33 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 33। फिर से देखिए, एक क्वेश्चन और। 4 संख्याएं 3 अनुपात 5 अनुपात 7 अनुपात 11 के अनुपात में है, उनका एचसीएफ कितना है, 5 है। तो सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। अब देखो भाई, सबसे बड़ी संख्या यानी कि उसका रेशो 11 है और सबसे छोटी कितनी है, 3 है। अगर मैं सीधा न निकाल के निकालूंगा भाई 5 या 15, तो सबसे छोटी संख्या 15 है और सबसे बड़ी संख्या 11 पंजे 55। और 55 में से आप 55 से आप 15 को माइनस कर दोगे तो 0, भाई 5 में से 5 कटाया 0 और कितना आ गया जी, 40 आ गया। या आप सीधा भी कर सकते थे, क्योंकि 11 में से 3 गया, कितना बचा, 8 और एचसीएफ 5 था, तो 8 पंजे 40। क्लियर है, तो 40 हमारा आंसर है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली 2 संख्याओं का गुणनफल 77 है, अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 143 है, तब सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। तो भाई अगर मैं बोलूं पहली संख्या और दूसरी संख्या, ठीक है, या एक काम करो आप, ठीक है, मैं कह सकता हूं कि भाई, ठीक है, इधर देखिए, पहली संख्या,
अगर पहली संख्या को हम मानते a और दूसरी संख्या को हम b मानते हैं तो पहली दो संख्याओं का गुणनफल कितना है जी? 77 है। अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 143, ठीक है। तो b गुणा c बराबर कितना है? 143। तब सबसे बड़ी संख्या बताओ। पहली बात तो ये तीनों संख्या ही अभाज्य हैं और आप देखते हैं कि भाई b यहां भी है, b यहां भी है, यानी कि इन दोनों में b कॉमन है। 77 और 143 में b कॉमन है, ठीक है। यानी कि अगर मैं 77 और 143 का HCF निकाल लूं, 77 और 143 का HCF निकाल लूं, तो कह सकते हैं कि भाई हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी, यानी कि b मिल जाएगी। अब हमें 77 और 143 का HCF चाहिए और में से निकालने के लिए मैंने आपको दो तीन तरीके बताए थे। एक तो लॉन्ग डिवीजन मेथड, एक फैक्टर मेथड और एक हम बोल सकते हैं एक डिफरेंस मेथड। जैसे आप देख रहे हैं कि भाई 77 को मैं लिख सकता हूँ 11 सत्ते 77, ठीक है। 143 को लिख सकता हूँ मैं 11 गुणा 13, 11 गुणा 13, ठीक है। अब 11 यहाँ भी है, 11 यहाँ भी है, तो 11 किसका वैल्यू हो गया? b का। तो b तो 11 है भाई, ठीक है। ये है 11 गुणा 13, तो c कितना है हमारा? 13 है जी। ये है 11 गुणा 7, तो a कितना है हमारा? 7 है, ठीक है। तो हमें कौन सी संख्या चाहिए? वो कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 13 है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है भैया? 13। तो 13 इसमें सबसे बड़ी संख्या है। बात आपकी समझ में आई? यहां पे हम ऑप्शन का प्रयोग भी कर सकते थे। ऑप्शन से कैसे करेंगे भाई? देखिए, वो कह रहा भाई सबसे बड़ी संख्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या। तो जैसे हम एक बार 11 का यूज करेंगे। अगर भाई 11 सबसे बड़ी संख्या है, 11 सबसे बड़ी संख्या है, तो 11 यहाँ पर विद्यमान है, ठीक है। भाई 11 यहाँ पे है, तो 143 में मैं 11 का भाग दूंगा तो आप ये आ जाएगा 11 गुणा 13। तो 11 तो सबसे बड़ी होनी चाहिए थी, तो फिर ये 13 कैसा आया? तो 11 तो हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। 17 से मैं डिवाइड करने की कोशिश करूंगा तो वो करा कि भाई सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो 17 से 143 को आप काटोगे तो 17 से वो कटेगा ही नहीं, ठीक है। जब आप 13 से 143 को काटोगे कि भाई 13 अगर सबसे बड़ी संख्या है, बोल सकते हैं कि भाई सबसे छोटी a है, जो बीच वाली संख्या है वो b है और सबसे बड़ी कितनी है? c, ठीक है। अगर c 13 है तो ये कितना है? 143 कितना? b गुणा c, ठीक है। और c का वैल्यू कितना है? 13। तो जब c का मान आप 13 रखोगे तो b कितना आ जाएगा जी? 11, ठीक है। c का मान 13 रखने पे 13 से जब आप 143 को भाग दोगे तो b कितना आ जाएगा? 11, ठीक है। b 11 आ जाएगा। 11 से आप इसको काटोगे, 11 सत्ते 77, तो a कितना आ जाएगा जी? 7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, 3 अभाज्य संख्याएं हैं। 3 अभाज्य संख्याएं हैं। पहली दो संख्याओं का गुणनफल है 1891, अंतिम दो का गुणनफल है 7991। तब सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। एक तरीका तो हम ऑप्शन से कर सकते हैं। बोल सकते हैं कि भी पहली संख्या a है, दूसरी संख्या b है, तो दोनों का गुणनफल कितना है? 1891। पहले सीधा करते हैं। अंतिम दो का गुणनफल, ठीक है, यानी कि b गुणा c। अंतिम दो का गुणनफल कितना है? 7991, ठीक है। तो देखो ये बात आप समझो कि b यहां भी है, b यहां भी है, तो b दोनों में कॉमन है और दोनों में b ही कॉमन है। अगर तीनों अभाज्य संख्या हैं तो b के अलावा और कुछ कॉमन नहीं हो सकता। भाई अभाज्य संख्याओं में और तो कुछ कॉमन नहीं होगा। तो हमें पता है कि 1891 और 7991, अगर इन दोनों का मैं HCF ले लूं, इन दोनों का HCF ले लूं, तो वही हमारा आंसर होगा। और देखो ये हमें देखना है कि भाई कौन सी विधि का हमें इस्तेमाल करना है। देखिए, अगर मैं यहाँ दोनों का डिफरेंस करूं, क्योंकि मुझे आसान लग रहा है भाई यहाँ भी 91 है, यहाँ भी 91 है, तो 0 0, 9 में 60 गया 1 और 7 में से गया 6, तो कितना आ गया भाई? 6100। 6100 को और 6100 के जब आप फैक्टर करोगे, यानी कि या तो HCF 6100 है, तो 6100 के जब आप फैक्टर करोगे 1 गुणा 6100, ठीक है। ये बोल सकते हैं, देखो साफ नजर पड़ रहा वैसे, क्योंकि 61 एक अभाज्य संख्या है और 61 में मैं 100 की गुणा करूंगा तो 6100 आ जाएगा। उसके बाद में 61 तो अभाज्य संख्या, 100 के आपको फैक्टर करने हैं कि भी 100 का फैक्टर 50 भी होता है, 25 भी होता है, 4 भी होता है, 10 भी होता है।
परंतु साफ नजर पड़ रहा है कि 61, ठीक है, में से क्या है 61 है। अगर 61 में से है तो यानी कि बोल सकते हैं बी कितना हमारा 61 है। अगर बी हमारा 61 है तो हमें कौन सी संख्या चाहिए, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या हमें कैसे मिलेगी कि बी का मान मैं यहां रख दूं, बी का मान मैं यहां रख दूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि जब ये ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू 1891 है, ए बी का वैल्यू 1891 है, जिसमें बी का मान हम निकाल चुके हैं। तो एक बी का मान कितना भी है 61 है, तो ए का मान कैसे निकालोगे 1891 बटा बी, बी कितना है 61, ठीक है। तो देखिए भाई 61 से क्या बार कटेगा, अगर मैं यहाँ पे यूनिट डिजिट का प्रयोग करूँ तो एक आ रहा है, तो एक तो भैया सभी में है, ठीक है। तो 1891 में आप 61 का भाग दोगे तो भैया 6×18 61 तिये 61, भाई अगर 60 है तो 60 तिये कितने होते हैं, 180 होते हैं। तो 61 तिये कितने हो गए भाई 183, तो कितना बचा 6 और 61 एकम 61, तो ए का वैल्यू कितना आया 31, ए का वैल्यू 31 आया। और सबसे छोटी संख्या कौन सी आ गई 31 आ गई, सबसे छोटी संख्या कौन सी है 31 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, एक सवाल और देखिए ऐसा ही। क्वेश्चन है 3 अभाज्य संख्या है, पहली दो संख्याओं का गुणनफल, 3 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्याएं हैं, पहली दो संख्याओं का गुणनफल 25 37 है। तो a गुणा b बराबर है 2537, ठीक है। अंतिम दो का गुणनफल 4189 है, यानी कि b गुणा c बराबर है 4189, ठीक है जी। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या हमें निकालनी है। फिर से आप इस बात को समझो कि पहली दो में भी b है, भाई जो पहली दो संख्या है b यहां भी है और जो अंतिम दो संख्याएं हैं b यहां भी है, तो कहने का मतलब b इन दोनों में कॉमन है, और b इन दोनों में कॉमन है वही HCF है, वही तो HCF है। भाई अभाज्य संख्याओं में जो कॉमन है तो अभाज्य संख्याओं के में वही तो कॉमन है। मेरा कहने का मतलब ये है जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनमें तो कुछ कॉमन होगा नहीं एक के अलावा, ठीक है। तो ये जो b यहां पर भी है यहां पर भी है, तो b तो कॉमन है। अब समस्या ये है कि 2537, ठीक है, और 4189 का हमें क्या चाहिए HCF। भाई इन दोनों का क्या चाहिए हमें HCF। तो हमें ये देखना है कि भाई किस विधि का मैं प्रयोग करूं। अगर मैं यहां पर डिफरेंस विधि का प्रयोग करता हूं, ठीक है, चलो पहले डिफरेंस विधि का, अगर डिफरेंस विधि से लंबा पड़ेगा तो लॉन्ग डिवीजन मेथड का प्रयोग करेंगे हम। तो बोल सकते हैं कि भाई 9 में से 7 गया 2, 8 में से 3 गया 5, ठीक है, 11 में से 5 गया 6, और ये बचा कितना 1, यानी कि 1652। अब देखो 1652 तो HCF हो नहीं सकता क्योंकि ये एक सम संख्या है और ये दोनों विषम संख्या है। तो बोल सकते हैं कि भाई 1 गुणा 1652 बराबर 1652, ठीक है। 2 गुणा 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 छिक्के 12, ठीक है। क्या ये 5 से डिवाइड होगा, 6 और 1 7 और 5 12 और 2 14, 7 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। जब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो 6 से भी नहीं होगा। क्या 7 से डिवाइड होगा, 7 गुणा 7 दूनी 14 25, 7 तिये 21 और 7 छिक्के 42, ठीक है। 7 से डिवाइड हो गया जी 1652। 8 से क्या डिवाइड होगा, 8 का रूल क्या होता है कि भाई किसी भी नंबर के बाद के 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो 8 8 64 12, नहीं हो रहा। 9 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि जब 3 से ही डिवाइड नहीं हुआ तो 9 से भी नहीं होगा। 10 से कोई मतलब ही नहीं है। क्या 11 से होगा, 5 और 1 6, 6 और 2 8, नहीं होगा भाई। 12 से भी नहीं होगा, भाई 12 से क्यों नहीं होगा, क्योंकि 3 से भी डिवाइड नहीं है, ठीक है, 4 से भी डिवाइड नहीं है। उसके बाद में नहीं, 4 से तो डिवाइड है 13 चौके 52, परंतु 3 से डिवाइड नहीं है। उसके बाद में 13, तो 13 से कोशिश करते हैं भाई, 13 एकम 13 35 हो गया, 13 दूनी 26, 9 92, 13 से भी डिवाइड नहीं है। तो वापस हमने 14 से ट्राई करा, 14 से। वैसे भी देख सकते थे भाई जब ये 7 से डिवाइड है और ये 236 बच रहा है तो ये 2 इसमें से कॉमन आ जाता। तो 14 एकम 14, ठीक है, 25,
ठीक है भाई, 14 एकम 14, कितना बचा भाई यहाँ पे 2, 25 हो गया, 14 एकम 14, ठीक है, तो कितना बच गया 6 और 5 11 और 14 अट्ठे 112, ठीक है, तो 14 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि 1652 भी एचसीएफ नहीं है, 826 भी एचसीएफ नहीं है भाई, 1652 भी नहीं है, 826 भी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये सम संख्या है, 236 भी नहीं है, 118 भी नहीं है, ठीक है। अब 14 हमारा कॉमन है और इसमें से मैं बोल सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 2 पंजे 10 और 2 नीम 18, ठीक है जी। यानी कि अगर मैं 1652 के फैक्टर करूं तो 14 दूनी 28, 28 गुणा 59, ठीक है, ये भी 1652 है। अब तक मैंने 1652 के जितने भी फैक्टर करे हैं उसमें अभी तक देखो 2 6 6 8 सम संख्याएं हैं, यानी कि ये एचसीएफ कभी भी नहीं हो सकते। तो एचसीएफ क्या है हमारा 59, ठीक है। 59 क्यों है भाई एचसीएफ? क्योंकि 59 एक अभाज्य संख्या है, इससे ज्यादा तो हम इसका फैक्टर कर नहीं सकते, प्राइम नंबर का तो फैक्टर कर नहीं सकते। तो एचसीएफ क्या है 59, 2537 और 4189 का एचसीएफ क्या है जी? एचसीएफ है हमारा 59, ठीक है, ठीक है जी। अगर 59 एचसीएफ है तो बोल सकते हैं कि बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू यानी कि जो दूसरी संख्या है बी, वो हमारी कितनी आ गई जी? 59 आ गई, जो एचसीएफ है। और सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, यानी कि पूछा क्या उसने? सी पूछा है, ठीक है। आप जानते हैं कि बी गुणा सी कितना है? 4189, बी गुणा सी बराबर है 4189, सी का वैल्यू निकालना है 4189 और बी का वैल्यू आपको ज्ञात है, बी का वैल्यू कितना? 59 है, ठीक है। क्या यूनिट डिजिट का हम यहाँ पे प्रयोग करें? बिल्कुल कर सकते हैं कि भाई यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 3 27 नहीं हो सकता, 9 9 81 नहीं हो सकता, 9 एकम 9, ठीक है। कितनी बार डिवाइड होगा इससे? 71, ठीक है, 71। तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी आ गई? सी, यानी कि 71। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी माली के पास 44 अमरूद के, 66 नाशपाती के और 99 केले के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो तथा पंक्तियों की संख्या कम से कम हो। तो सभी पंक्तियों की संख्या ज्ञात करो। सबसे पहले तो आपको देखो ये बात समझनी है, ठीक है, पंक्तियों की संख्या कम से कम हो। भाई जब पंक्तियों की संख्या कम से कम है, पंक्तियों की संख्या कम से कम है, अगर पंक्तियों की संख्या कम से कम है तो यानी कि एक पंक्ति में अधिक से अधिक पेड़ हैं। दूसरा हमें ये देखना है कि भाई उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हों। जब एक ही प्रकार के पेड़ हैं तो यानी कि जैसे हमें लाइनें बनानी है, तीन रॉ बनानी है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है, एक पंक्ति ये है। तो ये अमरूद के पेड़ हैं तो एक पंक्ति में अमरूद के पेड़ लेने हैं, दूसरी पंक्ति में नाशपाती के पेड़ हैं तो नाशपाती के लेने हैं, तीसरी पंक्ति में केले के पेड़ लेने हैं। परंतु हमें कम से कम पंक्ति बनानी है, यानी कि एक पंक्ति में अधिक से अधिक पौधे हमें लेने पड़ेंगे। और अधिक से अधिक यानी कि 44, 66 और 99 का हमें क्या लेना पड़ेगा? एचसीएफ, ठीक है। 44, 66 और 99 का हमें क्या लेना पड़ेगा जी? एचसीएफ। तो भाई 44, 66 और 99 का हमें क्या लेना पड़ेगा जी? एचसीएफ लेना पड़ेगा। डिफरेंस विधि का मैं यहां पर यूज कर रहा हूं। मैंने देखा भाई डिफरेंस कितना है? 22 है। क्या 22 एचसीएफ होगा? नहीं होगा भाई, क्योंकि 22 से आप 44 को काट सकते हैं, 66 को, परंतु 99 डिवाइड नहीं होगा। तो बोल सकते हैं कि भाई 1 गुणा 22 बराबर 22, ठीक है। 2 गुणा 11 बराबर कितना? 22, ठीक है। अब 11 हमारा में से हो जाएगा क्योंकि 11 एक अभाज्य संख्या है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा जी? 11, ठीक है। तो यानी कि हमें एक पंक्ति में 11 पेड़ लेने हैं। एक पंक्ति में कितने पेड़ लेने हैं? वे प्रत्येक पंक्ति में 11 पेड़ लेने हैं। अब ये 44 है भाई, ये 44 है तो 11 चौके 44, यानी कि 4 पंक्ति किसकी बनेंगी? अमरूद की।
11 छिक्के 66, 6 पंक्ति किसकी बनेंगी जी? नाशपाती की। 11 निम में 99, 9 पंक्ति किसकी बनेंगी जी? केले की। तो टोटल कितनी पंक्ति बनी? तो बोल सकते हैं कि भैया 9 और 6 15, 15 और 4 19, तो टोटल 19 पंक्ति बनी भैया। टोटल कितनी पंक्ति बनी? 19। ठीक है, 19। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए। एक किसान के पास 945 बकरी हैं और 2475 भेड़ हैं। ठीक है, भेड़। वह उनको न्यूनतम समूह में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हों, वह प्रत्येक में जानवरों की संख्या भी समान हो। इस प्रकार के समूहों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, समूह की संख्या ज्ञात करो। ये 2 बार लिख गया है यहां पे। इस प्रकार के समूह की संख्या ज्ञात करो। अब देखो, 945 तो बकरी हैं और 2475 क्या है? भेड़। वह उनको न्यूनतम समूह में इस प्रकार चराना चाहता है कि प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर हों। ठीक है, वह प्रत्येक में जानवरों की संख्या भी समान हो। तो इस प्रकार के समूहों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है। देखो भाई, न्यूनतम समूह, ठीक है, न्यूनतम समूह कब बनेगा? जब एक समूह में हम अधिकतम जानवरों को लेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, एक समूह में हम अधिकतम जानवरों को लेंगे तो तभी तो न्यूनतम समूह बनेगा। अगर आपको बोलोगे भी एक समूह में 945 बकरी ले ली और 2475 भेड़ ले लिए तो 2 समूह बन गए, परंतु ऐसा नहीं कर सकते। वो कह रहा है कि भाई प्रत्येक समूह में एक ही प्रकार के जानवर लेने हैं और जानवरों की संख्या भी समान हो। ठीक है, यानी कि इस समूह से भी हमें बराबर जानवर लेने हैं और इस समूह से भी बराबर जानवर लेने हैं। ठीक है, और बकरियों का एक अलग समूह बनाना है और भेड़ों का एक अलग समूह बनाना है। तो इसका मतलब ये है कि 945 बकरी और 2475 भेड़, यानी कि हमें इन दोनों का क्या चाहिए? एचसीएफ। ठीक है, तो डिफरेंस विधि का मैं यूज कर रहा हूं। तो 75 45 तो 0 3 और ये अगर 13 है। ठीक है, अगर ये 9 और 5 14, ठीक है, 1530 आ गया। कितना आ गया अभी? 1530। अगर आप 2475 से 945 घटाओगे तो कितना आ गया? 1530। ठीक है, देखो हर बार जरूरी नहीं है कि भाई हाँ हमें डिफरेंस विधि का ही प्रयोग करना है। ठीक है, फैक्टर विधि भी मैं यूज कर सकता हूँ। कैसे? जैसे एक चीज़ मैंने आपको नंबर सिस्टम में बताई थी, डिविजिबिलिटी रूल। तो मैं देख पा रहा हूँ कि भाई 9 और 4 13 और 5 18, ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, 4 और 2 6, 6 और 7 13 और 5 18, ये भी 9 से डिवाइड हो जाएगी। तो हम बोल सकते हैं कि भाई दोनों में क्या कॉमन है? 9 कॉमन है। ठीक है, दोनों में 9 कॉमन है। 9 से कितनी बार कट रहा है भाई? 9 एकम 9, 0, 9 पंजे 45। 9 से ये कितनी बार कट रहा है कि भैया 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। ठीक है, और 9 पंजे 45। ठीक है, तो 9 एचसीएफ आ गया। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, मैं इनके फैक्टर कर रहा हूं। अब देखो भी 5 है तो 5 भी कॉमन ले सकते हैं। तो 5 से कितनी बार कट जाएंगे? 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है, 5 भी मैंने दोनों में से कॉमन निकाल दिया। 5 पूरे 25 और 5 पूरे 25। ठीक है, तो 45 हमारा एचसीएफ आ गया। क्या आ गया एचसीएफ? 45। अब दोनों ये को प्राइम नंबर्स हैं। क्या 21 और 55 में से मैं कुछ कॉमन ले सकता हूं? नहीं ले सकता। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा में से है, में से कितना आ गया भाई? में से आ गया हमारा 45। ठीक है, में से कितना आ गया? 45। ठीक है, अब अगर वो ये पूछे, अगर उसको पूछना होता कि एक समूह में कितने जानवर रखने हैं? 45 रखने हैं, बट उसने पूछा है कि इस प्रकार के समूह की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, 45 जानवर इसमें से लेने हैं, 45 जानवर इसमें से लेने हैं। अगर बकरियों के समूह से की बात की जाए तो भाई 45 से मैं इसको भाग दूंगा 945 को, तो कितनी बार कटेगा? 21 बार। अरे 45 से जब 945 को भाग दोगे तो 21 बार ही तो कटेगा। तो 21 समूह तो बन जाएंगे बकरियों के। ठीक है, और 45 से आप 2475 को भाग दोगे, 55 समूह किसके बनोगे जी? भेड़ के। ठीक है, 55 समूह बन जाएंगे भेड़ के। तो दोनों को मैं ऐड कर दूंगा कि 5 और 1 6 और 5 और 2 7। ठीक है जी, यानी कि 76। इस प्रकार के समूह की संख्या कितनी है? 76 है। कितनी है जी? 76। क्लियर है? अगले सवाल की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा भाई। बाकी देखो ये जो बेसिक चीजें हैं कि भाई एचसीएफ हम कैसे निकाल रहे हैं, ठीक है, पहली 2 क्लास में पढ़ा चुका हूं, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं कि भाई एचसीएफ को निकालते कैसे हैं। एक माली के पास 76, 151, 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं।
वे इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरियां बनाता है। तो प्रत्येक के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए तथा कुल ढेरियां कितनी बनेंगी। देखो, पहली बात तो मुझे ये ध्यान देनी है कि भाई 76, ठीक है, 151 और 226। एक बात उसने बताई है कि भाई 3 प्रकार के फूल हैं। जैसे 76 फूल ये किसी और पौधे के हैं, भाई सपोज करो ये गुलाब के हैं, 151 कमल के हैं और 226 सूरजमुखी के हैं। तो कह रहा है इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। जैसे उनको वो ढेरिया बना रहा है तो प्रत्येक ढेरी से एक फूल रह जाएगा। भाई 76 में से एक माइनस करूंगा मैं 75, ठीक है। 151 क्या कर दिया भाई मैंने, हाँ सॉरी ये गड़बड़ होगी। कहने का मतलब मेरा ये था कि भाई 76 में से मैं एक माइनस करूंगा तो कितना आएगा 75, ठीक है। 151 में से एक माइनस करूंगा कितना आएगा 150, और 226 में से मैं एक माइनस करूंगा कितना आएगा जी 225, ठीक है। क्योंकि भाई एक फूल शेष रह रहा था हर बार। अब 75, 150 और 225, ठीक है, इनसे समूह बनाना है। और वो कह रहा है कि भाई अधिकतम संख्या लेनी है। तो अधिकतम संख्या लेनी है कि यानी कि फूलों की संख्या हमें अधिकतम रखनी पड़ेगी। और बराबर बराबर ढेरिया बनाता है, यानी कि सपोज करो कि भाई इसमें से भी एक बराबर ढेरी लेनी है, इसमें से भी और इसमें से भी। तो प्रत्येक के फूलों से एक फूल शेष रह जाता है। ये बात हमने कर ली। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कहने का मतलब ये है 75, 150 और 225 का हमें क्या चाहिए HCF, ठीक है। क्या चाहिए भाई HCF, डिफरेंस विधि यूज कर सकते हैं हम। हालांकि ये देखिए आपकी भाई 150 और 225 में कितने का अंतर है 25, 75 का ही अंतर है, 75 का ही यहाँ है तो कहीं से भी ले लो, ठीक है। 75 से ही डिवाइड हो जाएगा, 75 एकम 75, 75 दूनी 150 और 75 तीये तो ठीक है भाई 75 ही तो में से आ गया। 75 एकम 75, 75 दूनी 150, 75 तीये कितना हो गया 225, ठीक है। तो 75 हमारा HCF है, ठीक है भाई। 75 क्या है HCF। और अगर यहाँ पे ढेरिया बनाएंगे तो 75 एकम 75, एक ढेरी तो बनेगी भाई पहले वाले फूलों की, ठीक है। 75 दूनी 150, एक ढेरी बनेगी इनसे, और 75 तीया 225, ये 3 ढेरियां बनेंगी। तो टोटल ढेरी कितनी बनी 3 और 2 5 और 1 6। टोटल कितनी ढेरियां बनी भाई 6। और ये पूछा कि भाई प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात करें। प्रत्येक ढेरी में कितने फूल है 75 है। अगर प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या पूछी जाएगी तो 75 है। और कुल कितनी ढेरियां बनी भाई, एक ढेरी तो यहाँ से बनेगी 75 एकम 75, 75 दूनी 150, यहाँ पर 2 ढेरियां बन गई, और 75 तीये 225। तो टोटल ढेरियां कितनी होगी 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई फिर से सेम क्वेश्चन है। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ है। एक व्यक्ति के पास क्रमशः 10, 15 और 20 मीटर लंबाई की 3 लोहे की छड़ें हैं। वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनसे कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो भाई कम से कम टुकड़े काटने का मतलब है कि इसमें से अधिक हिस्सा लिया जाए, इसमें से अधिक हिस्सा लिया जाए, और इसमें से अधिक हिस्सा लिया जाए। तो कह सकते हैं कि भैया 10, 15 और 20 का क्या चाहिए हमें HCF, ठीक है। सब नजर पड़ा अभी डिफरेंस क्या 5 ही है, ठीक है। HCF क्या है 5, HCF क्या है जी 5 है, ठीक है। वे बिना कुछ बर्बाद किए उनसे कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। देखो एक टुकड़ा 5 मीटर का है, एक टुकड़ा 5 मीटर का है, बट उसने पूछा है कि भाई कुल कितने टुकड़े काट सकता है। तो इससे कितने टुकड़े काटेगा 5 दूनी 10, 2 टुकड़े तो यहां से ले लेगा, 5 तीये 15, यहां से 3 हिस्से हो जाएंगे, और 5 चौके 20। तो कुल कितने टुकड़े हो गए भाई 4 और 3 7 और 2 9। टोटल 9 टुकड़े काट सकता है, ठीक है। कुल कितने टुकड़े हो जाएंगे 9। अगला सवाल देखिए। 105 बकरियां, 140 गधे तथा 175 गायों को एक नदी के पार ले जाना है। मात्र एक ही बड़ी नाव उपलब्ध होने के कारण इस कार्य को संपन्न करने हेतु नाविक शर्त रखता है कि प्रत्येक फेरे में वो एक ही प्रकार के तथा गिनती में समान अधिक से अधिक पशुओं को ले जाएगा। प्रत्येक बार ले जाए गए पशुओं की संख्या तथा उनसे कुल कितने फेरे लगाए। सबसे पहले आपको ये समझना है कि भाई 105 बकरियां हैं, 140 गधे हैं और 175 गायें हैं। नाविक की ये कंडीशन है कि भाई एक बार में मैं अधिक से अधिक पशुओं को ले जाऊंगा, ठीक है।
तो अधिक से अधिक का मतलब है कि भाई 100 और एक ही प्रकार के पशुओं को ले जाऊंगा, यानी कि एक बार में बकरी ले जा रहा है तो बकरी को ही ले जा रहा है, एक बार में गधों को ले जा रहा है तो गधों को ही ले जा रहा है, एक बार में गायों को ले जा रहा है तो गायों को ही ले जा रहा है। इसका मतलब ये है कि भाई अधिक से अधिक पशुओं को लेके जाएगा वो, तो हमें इन दोनों का क्या चाहिए, HCF। ठीक है, देखिए हमें 105, 140 और 175 का क्या चाहिए, हमें लघु महत्तम चाहिए। ठीक है, में से चाहिए 105, 140 और 175 गाय हैं। ठीक है, डिफरेंस कितना भाई 35। क्या 35 HCF है? 35 × 105, 35 चौके 140, 35 पंजे, तो HCF कितना हो गया भाई, HCF कितना हो गया, 35 हो गया। कह सकते हैं कि भी एक बार में वो 35 जानवरों को लेके जाएगा। ठीक है, एक बार में 35 तो वो बकरियां ले जाएगा, 35 गधे ले जाएगा और 35 गायों को लेकर जाएगा। ठीक है, तो अगर ये पूछा जाता कि भी पशुओं की संख्या एक बार में कितने पशु ले जाएगा, 35, बट उसने ये भी पूछा है उसने कुल कितने फेरे लगाए। अब देखो भाई 35 थी ये 105, ठीक है, बकरियों को ले जाने के लिए उसने 3 फेरे लगाए, 35 चौके 140, ठीक है, गधों को ले जाने के लिए 4 फेरे लगाए, 35 पंजे 175, गायों को लिए उसने कितने फेरे लगाए, 5, तो कुल कितने फेरे हो गए मैं इनको ऐड कर दूंगा। ठीक है, 5 4 4 9 और 3 12, ठीक है 12, तो 12, ठीक है, 35 जानवरों को एक बार में ले जाएगा और कुल कितने फेरे लगाएगा, 12। क्लियर है जी? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई 3 खेतों का क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर, 408 वर्ग सेंटीमीटर, 552 वर्ग सेंटीमीटर है। खेत में समान आकार के न्यूनतम खंड बनाए जाते हैं, ब्लॉक बनाए जाते हैं। यदि आयताकार खंड की चौड़ाई 5 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबाई कितनी है। सबसे पहले आपको यह समझना है कि भाई तीनों खेतों में न्यूनतम खंड बनाए गए हैं, यानी कि कम से कम खंड बनाने हैं। अगर कम से कम खंड बनाने हैं तो यानी कि एक जो खंड है वो बड़ा से बड़ा होना चाहिए। ठीक है भाई, 3 खेतों में एक ही प्रकार के खंड बनाने हैं, एक ही प्रकार के खंड, यानी कि सपोज करो प्लॉटिंग करनी है, ठीक है, और कम से कम प्लॉट काटने हैं, ब्लॉक या प्लॉट काटने हैं, तो बोल सकते हैं कि भाई प्लॉट बड़े से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि भाई छोटा बनाओगे तो फिर तो वो बहुत सारे बनेंगे, तो हमें बड़े से बड़ा लेना है। ठीक है, तो ये है अपना 288, 408, ठीक है भाई, इस खेत का क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका 408 वर्ग सेंटीमीटर है, और उसका कितना 552 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें इनका क्या चाहिए, HCF। ठीक है, HCF चाहिए क्योंकि उसने बोला है कि भाई खेत में समान आकार के न्यूनतम खंड बनाने हैं। यदि आयताकार खंड की चौड़ाई, चलो ये तो बाद की बात है, तो डिफरेंस विधि में यहाँ पे यूज करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि भाई इन दोनों का डिफरेंस कितना, कि 8 में से 8 गया 0, ठीक है, 2 120। क्या 120 इनका HCF है? नहीं है जी, क्योंकि यहाँ 0 आ रहा है और 0 इनको डिवाइड नहीं कर सकता। तो देखते हैं HCF क्या है। 1 गुणा 120 बराबर 120, ठीक है, 2 गुणा 60 बराबर 120, ये भी नहीं है भाई। 3 गुणा 40 बराबर 120, 40 भी नहीं है। 4 गुणा 30 बराबर 120, ये भी नहीं है भाई। ठीक है, 5, तो 24 पंजे 120, ये हो सकता है। ठीक है, आगे भी हम फैक्टर करेंगे। भाई देखो 0 120 से ये डिवाइड नहीं होगा, 60 में 0 इससे डिवाइड नहीं होंगे, 40 में 0 इससे डिवाइड नहीं होंगे, 30 में 0 इससे डिवाइड नहीं होंगे। क्या 24 हो सकता है? ठीक है, 24 हो सकता है। क्या 24 HCF है? तो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि भाई 24 से क्या ये कटेगा, 24 एकम 24, 24 दूनी 48, बिल्कुल कटेगा भाई, 24 से ये कटेगा। ठीक है भाई, 24 का पहाड़ा तो मुझे याद नहीं है, मुझे 24 का टेबल थोड़ी याद है। ठीक है, अगर 24 का टेबल हमें याद नहीं है तो कह सकते हैं, अगर हमें 24 का टेबल याद नहीं है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई 24 किसका है। 24 का मतलब कितना है कि भाई 8 थी 24, 24 का मतलब क्या है, 8 थी 24। ठीक है, तो 3 का रूल अप्लाई हो रहा है इस पे, 8 8 और 4 12 हो रहा है। क्या 8 का हो रहा है भाई, 8 पंजे 40, 8 एकम 8, बिल्कुल 24 से ये डिवाइड होगा। क्या 552 24 से डिवाइड होगा? तो बोल सकते हैं कि भाई 24 दूनी 48, कितना, और 24 थी 72, बिल्कुल सही बात है भाई, 24 इनका HCF है, 24 इनका HCF है। जब 24 HCF है, अगर HCF 24 है, ठीक है, HCF 24 है, में से 24 है, ठीक है, में से 24 है, यानी कि जो ब्लॉक इनसे बनाना है, जो ब्लॉक इनसे बनाना है, तो
उसका क्षेत्रफल 24 है, उसका क्षेत्रफल 24 है, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई बराबर कितना 24 है, जिसमें चौड़ाई कितनी है 4 है, तो क्या निकालनी है हमें, लंबाई निकालनी है, तो L गुणा बी कितनी है 4 बराबर 24। तो बोल सकते हैं कि भैया L बराबर हमारा कितना आ गया 24 डिवाइड बाई 4, ठीक है, कितना आ गया जी 6 आ गया। तो लंबाई हमारी कितनी आई 6 आई, लंबाई कितनी आई 6। देखो भी अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तीन आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रम से 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर हैं। तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं। प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो भी फिर से सेम क्वेश्चन है। जो पहला खेत है उसका क्षेत्रफल है 200, दूसरा जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल है 250 वर्ग मीटर, तीसरे खेत का क्षेत्रफल कितना है 300 है, ठीक है। जब तीनों खेतों में बराबर क्यारियां बनानी है, तीनों खेतों में बराबर क्यारियां बनानी है, ठीक है, बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनानी है और प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई कितनी है 5 है, लेंथ हमें निकालनी है। तो भाई एक बात इसमें देना चाहिए था कि भाई बड़ी से बड़ी क्यारियां बनानी है, अगर हमें, या ये बोल सकता था कि भाई कम से कम क्यारियां बनानी है। अगर कम से कम क्यारियां बनानी है यानी कि क्यारी का क्षेत्रफल हमें अधिक से अधिक रखना पड़ेगा, ठीक है। प्रत्येक खेत में हमें क्यारी का क्षेत्रफल अधिक से अधिक रखना पड़ेगा, तो हमें क्या चाहिएगा, इनका HCF चाहिएगा, ठीक है। डिफरेंस विधि यूज कर रहे हैं कि भाई साफ दिख रहा है कि भाई HCF कितना है 50 है। कैसे कि भाई यहाँ कितने का डिफरेंस है 50 का, और यहाँ भी 50 का डिफरेंस है, क्या 50 से, ठीक है, HCF 50 है, साफ दिख रहा है भाई 50 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 50 से ये भी विभाजित हो जाएगा, 50 से ये भी विभाजित होगा, ठीक है। तो जो क्यारी हमें बनानी है उसका क्षेत्रफल 50 होगा, ठीक है। और क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल हमें रखना पड़ेगा कितना 50, जिसमें वो कह रहा है चौड़ाई 5 है, तो लंबाई हमें निकालनी है। अगर चौड़ाई 5 है तो लंबाई हमें निकालनी है जी, ठीक है। तो लंबाई कितनी होगी कि भी 50/5 कितनी है 10, कितनी है जी 10 मीटर है। तो लंबाई कितनी है 10 मीटर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसी आयताकार खेत की लंबाई 284 मीटर है, चौड़ाई 248 मीटर है, इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करो। देखिए जी ये खेत है, ये एक आयताकार खेत है भाई, ठीक है, आयताकार खेत है जिसका लेंथ है 284, लंबाई कितनी है 284 मीटर, और इसकी चौड़ाई है 248 मीटर। वो कह रहा है कि भाई इस खेत में वर्गाकार टाइलें लगानी है, कम से कम लगानी है। भाई जब कम से कम वर्गाकार टाइलें लगानी है तो यानी कि टाइल बड़ी होनी चाहिए, टाइल का क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए, तो हमें वर्गाकार टाइलें लगानी है, यानी कि 284 और 248, लंबाई 284 है और चौड़ाई 248 है। हमें इनका क्या चाहिएगा HCF, क्योंकि हमें जो टाइल लगानी है वो बड़ी होनी चाहिए, उसका क्षेत्रफल अधिक से अधिक होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर टाइल छोटी लगाओगे तो टाइलें ज़्यादा लग जाएंगी, इसलिए हमें जो इनमें कॉमन चाहिए वो बड़े से बड़ा चाहिए, ठीक है। तो बोल सकते हैं कि हमें 284 और 248 का क्या चाहिए HCF। डिफरेंस विधि अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ तो ये हो गया 34 और 2 36, ठीक है। क्या 36 से दोनों डिवाइड होंगे, 8 और 2 10 और 4 14, 36 से डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि 36 9 से डिवाइड है, बट ये 9 से डिवाइड नहीं है, 8 और 2 10 और 4 14, ठीक है। तो 36 के मैं फैक्टर करता हूँ, 1 गुणा 36 बराबर 36, 2 गुणा 18 बराबर 36, 18 पे रोकने का मतलब ही नहीं है क्योंकि ये भी 9 से डिवाइड है, ये 9 से डिवाइड है नहीं। 3 गुणा 12 बराबर 36, क्या 12 होगा, 12 से अगर मैं इसे काटूं, ठीक है, 12 से, या तो मैं रूल देखूं कि भाई ये 3 या 4 का रूल इस पे अप्लाई करूं, नहीं तो मैं फटाफट देख लूंगा कि भाई 12 दूनी 24, ठीक है, 4 बच गया, 12 से भी डिवाइड नहीं है, ठीक है भाई 12 से ये भी डिवाइड नहीं है, ठीक है। अब मैं 4 से देखता हूँ कि भैया 4 निम में 36, 4 निम में 36, भैया ये तो 4 से यानी कि 9 से भी डिवाइड नहीं है, ठीक है। 36 फिर 6 छिक्के 36 हो गया, 6 छिक्के 36 हो गया। एक फैक्टर और कर लेता हूँ कि भैया 6 छिक्के 36। सबसे पहले अब मैं 9 से ट्राई करता हूँ, 9 से ट्राई करने का मतलब नहीं है 9 से ये नहीं कट रही, ठीक है, क्योंकि 9 से देखना कि 8 और 4 12 और 2 14, उसके बाद में क्या है 6 से कटेगा,
6 चौके 24 नहीं कट रहा, तो एक ही संख्या बची, कितनी बची 4। हालांकि अभी 2 भी है, ठीक है भाई, अभी तो हम 2 भी देख सकते हैं, ठीक है 2 भी है 3 भी है, तो 4, तो 4 से कटेगा, 4 एकम 4 भाई, 4 से कौन सी संख्या कटती है कि बाद के 2 अंक कटने चाहिए, तो आप देख रहे हैं कि भाई 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जो इनका में से है, में से कितना है जी 4 है, में से कितना है 4, ठीक है। देखो अगर में से लेने में आपको यहाँ समस्या आ रही है तो आपको क्लास 1 और क्लास 2 देखनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हाँ में से लेना आप लोगों को आ गया है, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चन पे फोकस करो, अगर में से पे फोकस कर रहे हो तो आपको क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड देखनी पड़ेंगी भाई, ठीक है। में से 4 आ गया, यानी कि जो हमें टाइल लगानी है तो उसकी लंबाई 4 मीटर रही होगी, ठीक है। 4 मीटर इस तरीके से वर्गाकार टाइलें लगानी है, ठीक है। अब हमें देखना कि कुल कुल कितनी टाइलें लगेंगी, तो कह सकते हैं कि भी आयताकार खेत का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है जी। आयताकार खेत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, ये तो आयत का क्षेत्रफल होता है। और टाइल की लंबाई कितनी आई थी, टाइल की भुजा कितनी आई थी 4, और वर्गाकार टाइल है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो टाइल का क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुणा 4, ठीक है भाई। अब 4 से मैं डिवाइड कर रहा हूं कि 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8 72, 4 छिक्के 24 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, ठीक है। कहीं मिस्टेक करिए आए हम कि भैया 4 सत्ते 28, हाँ यहाँ मिस्टेक होगी भैया कि 4 सत्ते 28 7 आया और 4 एकम 4, ये 71 आएगा भैया, 4 एकम 4 और 4 छिक्के 24 और 4 दूनी 8, ये 62 आएगा। 2 एकम 2, अगर मैं यूनिट डिजिट चेक करूं तो 2 एकम 2, ठीक है भाई, केवल मैं इकाई अंक चेक कर रहा हूं, 2 एकम 2, यानी कि इकाई अंक 2 आना चाहिए थे केवल, जो कि इसमें डी ऑप्शन में है, यानी कि आप 71 और 62 की गुणा करोगे तो 4402 आएगा। क्लियर है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, देखिए जी, देखिए आयताकार खेत की लंबाई 450 मीटर है तथा चौड़ाई 720 मीटर है, इस खेत में लगने वाली कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या बताओ। देखो भाई ये एक आयताकार खेत है, इसकी जो लेंथ है, सवाल देखो ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है क्योंकि आयत में लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, तो सवाल को थोड़ा चेंज कर लेना कि भाई जो आयताकार खेत है उसकी चौड़ाई तो 450 मीटर है और लंबाई कितनी है 720 मीटर, ठीक है। ये थोड़ा चेंजमेंट कर लेते हैं कि लंबाई तो 720 मीटर है, वैसे देखो कभी भी फर्क नहीं पड़ेगा इस बात का, आंसर में तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, परंतु आयत में लंबाई ज़्यादा होती है और ये 450 मीटर है, ठीक है जी। वो कह रहा है इस खेत में लगने वाले कम से कम वर्गाकार टाइलों की संख्या बताओ। भाई अगर हमें इसमें वर्गाकार टाइलें लगानी है, ठीक है, वर्गाकार टाइलें लगानी है तो जो टाइल है उसका क्षेत्रफल हमें ज़्यादा से ज़्यादा लेना पड़ेगा, भाई टाइल बड़ी होगी तभी तो कम लगेंगी। तो कहने का मतलब ये है, तो 720 और 450 का मुझे क्या लेना में से, तो 720 और 450 का में से लेना है। अगर मैं डिफरेंस विधि का यहाँ प्रयोग करूँ तो 0, 12 में से 5 गया जी कितना 7, ये 7 और 5 12, और 6 में से 4 गया कितना 2, कितना आ गया 270। क्या 270 HCF है, नहीं है। देखो एक चीज और कभी कभी देख लिया करो, हमें एग्जाम में एक चीज और देखनी पड़ेगी, यहीं से ले लेता हूं मैं, देखिए एक बात और थी, देखिए हमें 720 और 450 का क्या चाहिए, में से चाहिए, 720 और 450 का में से चाहिए, ठीक है। भाई जरूरी थोड़ी है कि हर बार हम डिफरेंस विधि का यूज करें, जैसे मैं देख पा रहा हूं दोनों संख्या 9 से विभाजित हो जाएंगी, 7 और 2 9, 5 और 4 9, और दोनों संख्या 10 से भी विभाजित है क्योंकि दोनों में पीछे क्या रहा 0। तो कहने का मतलब ये है अगर HCF हम एक तो इसमें से 10 ले सकते हैं, भाई 10 कॉमन आ जाएगा, ठीक है, मैं फैक्टर विधि का यूज कर रहा हूं। अगर 10 कॉमन आ जाएगा तो ये कितना रह जाएगा भाई 72, और ये कितना रह जाएगा 45। अभी भी हम कह सकते हैं 7 और 2 9, 5 और 4 9, अब इसमें से 9 कॉमन आ जाएगा,
अगर आप 9 कॉमन निकाल लोगे तो 9 अट्ठे 72 और 9 पंजे 45, तो कितना आ गया 8 5, यानी कि कोप्राइम हो गए। अब इसमें से कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो HCF हमारा कितना हो गया, HCF हो गया हमारा कितना 90। ठीक है, यानी कि जो टाइल है उसकी भुजा हमें कितनी लेनी पड़ेगी, 90 लेनी पड़ेगी। तो बोल रहा है कि भाई वर्गाकार टाइलों की संख्या बताओ, तो खेत का क्षेत्रफल हो गया 720 गुणा 450, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और टाइल का क्षेत्रफल क्या हो गया, टाइल की भुजा कितनी आई है 90। ठीक है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। ठीक है जी, 0 0 0 0, तो 9 अट्ठे 72 और 9 पंजे 45, कुल कितनी टाइलें लगेंगी जी, 8 पंजे 40, तो 40 टाइलों का प्रयोग इसमें किया जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का हमारा ये अंतिम क्वेश्चन था। ठीक है, तो 2-3 टाइप हमने यहां पढ़े, अभी हम केवल HCF के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आने वाले समय में मैं आपको एल्शियम के बारे में पढ़ाऊंगा। तो HCF में हम 3 क्लास ले चुके हैं। ठीक है, HCF में हम 3 क्लास ले चुके हैं, तो मेरा कहने का मतलब इस तरफ था कि भाई अब क्लियर है। हाँ देखो, अभी UPSI की वैकेंसी आने वाली हैं और साथ के साथ SSC GD की, तो लगातार आप अपनी तैयारी को बनाए रखें। मैं 2 या 3 दिन में आपको वीडियो डाल पाता हूं, क्योंकि भाई थोड़ा मेरा स्वास्थ्य खराब चल रहा है। अभी धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी तो डेली आपको वीडियो डालूंगा। एल्शियम अपना यानी कि गणित की, रीजनिंग की, GK की अभी थोड़ा समस्या है। जैसे ही स्वास्थ्य ठीक होगा तो लगातार चैनल पर विजिट करें और आपको वीडियो मिलती रहेगी। भाई वीडियो में मैं कहीं भी नहीं बोला बीच में, ठीक है, कि चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। अगर आपको पढ़ाई समझ में आ रही है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आप अपने दोस्तों को शेयर कर दो। आज मुझे थोड़ा पढ़ाने में ये लगा कि मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट समझा दिया, बहुत ज़्यादा फास्ट पढ़ा दिया। वो इसलिए क्योंकि 2 क्लास में आपको HCF के बारे में बता चुका था। मुझे लगा कि हाँ HCF आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर HCF लेने में भी आपको समस्या है तो आप पहली क्लास और दूसरी क्लास देख सकते हैं, और अगली वीडियो में बहुत जल्द आपके लिए डालूंगा। तो ठीक है दोस्तों,